पिछला लेक्चर में हमने बात कर लिया था फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। एक साइंटिस्ट और रह गए थे, मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। उस साइंटिस्ट का नाम है वान नील। वान नील के बारे में जानना है तो वान नील के बारे में सबसे पहले जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कुछ एनसीईआरटी के लाइन। और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले वान नील, कॉर्नेलियस वान नील। तो वान नील जो थे वो क्या थे? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्या थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। उनका कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पर बोला गया है, एनसीईआरटी में लिखा गया है कि अ माइल स्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस। अ माइल स्टोन कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट मेड बाय अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्न वान नील। और इनका देखिए टाइम पीरियड कब से है? 1897 से लेकर 1985 तक, यानी ज़्यादा दिन तो अभी नहीं है, अभी जस्ट 2000 से पहले 1900 ही तो था। अब यहाँ पे देखते हैं कि हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस इज इसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन फॉर्म a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate। यहाँ पे तो आपको पता होगा कि ये जो CO2 का रिडक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब यहाँ पे भी CO2 का रिडक्शन हो रहा था तो रिडक्शन होने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पानी से मिल रहा था इसको। क्या इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं CO2 का रिडक्शन हो रहा है तो जो हाइड्रोजन है वो पानी से न मिलकर कोई दूसरा कंपाउंड से मिल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि CO2 का जो रिडक्शन हो रहा है, CO2 का जो रिडक्शन होकर यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है, तो इसके लिए सूटेबल हाइड्रोजन डोनर कौन है? तो पानी न होकर यहाँ पे कुछ और है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि वान नील जो थे उन्होंने किस पे काम किया, स्टडी किया? तो वान नील ने स्टडी किया है पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे वान नील ने काम किया और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हाइड्रोजन डोनर है वो पानी होना ये बात ज़रूरी नहीं है। हाइड्रोजन डोनर पानी भी हो सकता है और हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बात किसने बताया? ये बात कॉर्न वान नील ने बताया। कॉर्न वान नील ने बताया ये बात। यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट में यहाँ देख सकते हैं और क्या बातें लिखा गया है कि जब यहाँ पे देखिए कि H2O जो है पानी है, पानी अपना हाइड्रोजन दे देगा। पानी जब हाइड्रोजन दे देगा तो हाइड्रोजन जब पानी अपना दे दिया तो अगले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। और रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है? CO2 का रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन पानी का हो रहा है। तो पानी का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होकर पानी क्या बना देगा? O2 बना देगा। तो यहाँ पे बात लिखा गया है कि H2O इज़ द हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू O2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, आगे यहाँ पे देखिए किस में लिखा गया है कि जब इसके जगह हम लोग सल्फर लेंगे, H2S लेंगे, ऑक्सीजन के जगह क्या लेंगे? सल्फर लेंगे, H2S लेंगे, तब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा? यहाँ पे भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो सल्फर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फर का कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। सल्फर के कंपाउंड जैसे कि किस में कन्वर्ट होगा? सल्फर में भी कन्वर्ट हो सकता है और सल्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो है किसी में सल्फर में कन्वर्ट हो सकता है, किसी में सल्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। और सल्फर का जो कॉमन फॉर्म होता है किस में होता है? वो S8 होता है। S8 जो होता है वो नेचुरली ऑकरिंग सल्फर का फॉर्म है, तो S8 में रहता है। ठीक है, अगर सल्फर बोलें तो S8 के फॉर्म में रहता है, और नहीं तो ये सल्फेट के फॉर्म में रहता है। और सल्फेट का फार्मूला आपको पता होगा, SO4 होता है और इस पे चार्ज जो होता है वो 2 माइनस का होता है।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया, इस लाइन तक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1 नील का एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आगे जाकर यहाँ पे रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के द्वारा यहाँ पे समझा गया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने और क्या बताया, हेंस ही इन्फर्ड दैट O2 इवॉल्व बाय ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। यानी कि इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? क्या ऑक्सीजन पानी से आ रहा है कि ऑक्सीजन CO2 से आ रहा है? ऑक्सीजन जो है वो पानी से आ रहा है। सबको लगता था कि प्लांट जो है CO2 को लेते हैं और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। यानी कि ये पानी से आ रहा है, CO2 से नहीं आ रहा है। और इसको बाद में प्रूफ किया गया, किससे? रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से प्रूफ किया गया। और इसके बाद यहाँ पे इक्वेशन जो है, यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हैं। जब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जब बनाना है हमें, तो पानी कितना ले रहे हैं? 12 पानी ले रहे हैं। पानी के कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं? 12 पानी के मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, 12 पानी का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो 12 पानी में से 6 पानी तो यहाँ निकल जा रहा है प्रोडक्ट में, और 6 पानी का जो यूज है यहाँ पे हो रहा है, और 6 CO2 है और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। लेकिन कार्बन 6 है, तो यहाँ पे भी कार्बन 6 है। यानी कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला जो लिखा गया है C6H12O6, ये किसका फार्मूला है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं द O2 रिलीज फ्रॉम वाटर, दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये किसके द्वारा प्रूफ किया गया है? रेडियो आइसोटोपिक के द्वारा प्रूफ किया गया है। और यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा गया है तो आपको ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट के नाम जब नहीं लिखा गया है तो आपको ज़रूरत नहीं है। O2 रिलीज फ्रॉम वाटर और CO2। O2 कहाँ से रिलीज हो रहा है? पानी से रिलीज हो रहा है या CO2 से रिलीज हो रहा है? अभी जस्ट बताया गया है। O2 जो है वो CO2 से रिलीज हो रहा है या वाटर से रिलीज हो रहा है? इसका आंसर आप खुद करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? हाँ भैया, पानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? हमें तो पता है फोटोसिंथेसिस पत्ता में होता है। पत्ता में कहाँ होता है? पत्ता में कहाँ होता है? पत्ता में क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? क्या फोटोसिंथेसिस जो है केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट के सेल में ही होते हैं कि और कहीं होते हैं? तो इस बात को समझने के लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जानना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ हो रहा है, कौन सा पार्ट में हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे बातें लिखी गई हैं NCERT में, तो उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं कि हरे पत्ते और क्लोरोप्लास्ट। हरे पत्ते और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप जो हैं यहाँ पे NCERT बोलती है कि अगर आपका आंसर ये है तो आप बिल्कुल ही सही है। फोटोसिंथेसिस जो है यही ग्रीन पत्ते में होते हैं, लेकिन दूसरे ग्रीन पार्ट में भी हो सकते हैं। जैसे कि किसी प्लांट का अगर स्टेम ग्रीन है तो वहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। समझ गए? क्या किसी प्लांट के रूट में फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं? बताइए। नहीं। प्लांट के रूट ग्रीन होता है क्या कभी? तो नहीं होंगे वहाँ फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छा।
रूट का काम ही है कि मिनरल और वाटर को ऑब्जर्व करना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट मेसोफिल सेल इन द लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब देख सकते हैं कि पत्ता में एक पत्ता है और इस पत्ता में क्या होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसे सेल हो सकते हैं, और ये नंबर वेरी भी कर सकते हैं। ये नंबर वेरी भी कर सकते हैं, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी पत्ते में कम होते हैं, किसी पत्ते में ज़्यादा होते हैं। पत्ता पत्ता पर ये निर्भर करता है। तो ये पत्ता पत्ता पर निर्भर करता है, आपको ये भी बात पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात क्या लिखा गया है कि वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट मेसोफिल सेल इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यूजुअली क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। देखिए ये क्या है, एक में यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना, ये मान लीजिए कि मेसोफिल सेल है और मेसोफिल सेल के वाल पे ऐसे क्लोरोप्लास्ट जो हैं ऐसे 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 इसके वाल के अलोंग अलाइन है। ठीक है, आगे बोल रहा है यहाँ पे कि सच दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या मिल सके, सनलाइट मिल सके। व्हाट डू यू थिंक क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विथ फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल। वाट नहीं, वेन है। आप यहाँ पे कब समझेंगे कि वो जो है वो सरफेस जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो सरफेस है इसके पैरेलल में और परपेंडिकुलर कब होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सनलाइट जब ऐसे पड़ेगा पत्ता पे, तो अगर अलाइनमेंट अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का ऐसे है तो यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रहा है, तो इस परपेंडिकुलर कंडीशन में कब रहेगा, इस परपेंडिकुलर कंडीशन में कब रहना चाहेगा, जब मॉर्निंग का टाइम हो। सन रेज के परपेंडिकुलर जो है क्लोरोप्लास्ट अरेंज कब होना चाहेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में रहना चाहेंगे, क्योंकि इस टाइम पे सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम होता है। मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम होता है, इस टाइम में उनको ज़्यादा कैप्चर करना है, इस प्रकार से परपेंडिकुलर आ गए ऐसे, यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ पर ऐसे सनलाइट आ जाएंगे इन पे। लेकिन अगर यही इवनिंग यहाँ पे टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, दोपहर के टाइम है, तो दोपहर के टाइम में क्या होता है, दोपहर के टाइम में पौधों पर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रहा होता है, तो क्या वहाँ पे अपने आप को सनलाइट के परपेंडिकुलर बना पाएंगे, नहीं नहीं, वहाँ पे उनको पैरेलल जाना पड़ेगा। पैरेलल जाएंगे तब वहाँ पे क्या होगा कि सनलाइट कम पड़ेगा उन पे, और सनलाइट जब कम पड़ेगा तभी काम बन सकता है। समझ गए, सनलाइट कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, तो सनलाइट ज़्यादा होना भी पौधों के लिए सही नहीं है, ठीक है, कम होना भी सही नहीं है। तो ये बात यहाँ पे लिखा गया है, इसका आपको आंसर खोजना है। किसके रेस्पेक्ट में है, आपसे पूछेगा सनलाइट के रेस्पेक्ट में, आपसे पूछेगा वो क्लोरोप्लास्ट के वाल के रेस्पेक्ट में, आपसे पूछा जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, उस रेस्पेक्ट पर इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे है, इसको मैं इम्पोर्टेंट ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कम पूछा जाता है बट आपको इसको जानना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे यू हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लास 8। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना। यहाँ पर देखिए कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। अब मेम्ब्रेनस सिस्टम में बात करते हैं तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेनस सिस्टम, और मेम्ब्रेनस सिस्टम में यहाँ पे देखिए क्या क्या है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में ग्रेना है, स्टोमा लेमले है और मैट्रिक्स स्टोमा है। अब आपको पता चल रहा होगा कि मेम्ब्रेनस सिस्टम में मेम्ब्रेन वाले ही ऑर्गन आने चाहिए क्या, जब यहाँ पे बात बोल रहा है तो मेम्ब्रेनस सिस्टम में मेम्ब्रेन वाले ही ऑर्गन आने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मेम्ब्रेनस सिस्टम में मैट्रिक्स स्टोमा भी है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और एनसीईआरटी के लाइन से जब क्वेश्चन उठ कर आता है तो यहाँ पे ज़्यादातर गलती होने का चांस होता है। तो इस बात को आप लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान दें कि मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमा, ग्रेना एंड स्टोमा लेमले। मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टोमा, मैट्रिक्स स्टोमा एंड ग्रेना। आपको पता चल गया, यहाँ पे स्टोमा लेमले बोलेगा, मैट्रिक्स स्टोमा बोलेगा और ग्रेना बोलेगा, केवल और केवल स्टोमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज ए क्लियर डिवीजन ऑफ फ्लेवर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लियर डिवीजन ऑफ फ्लेवर होता है। ये तो बात पता ही है, अलग अलग ऑर्गेनेल हैं तो उनका काम अलग अलग होगा। द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। और मेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, मेम्ब्रेनस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH। ATP का सिंथेसिस और NADPH का सिंथेसिस करेंगे। ATP और NADPH हैं क्या, तो ATP और NADPH एनर्जी करेंसी हैं। ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। NADPH जो है वो बाद में वो NADPH क्या होते हैं, ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को भी आगे जाकर हमें पढ़ना है। इन स्टोमा द एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसिस शुगर विच टर्न्स फ्रॉम स्टार्च। अब देखिए कि एक ग्रेना होता है, एक स्टोमा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा में बोल रहा है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है और वो क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। और स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा को देखिए ऊपर में मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड किया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है और स्टोमा को अलग यहाँ पे बोला गया है। बोल रहा है कि मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लाइट एनर्जी को ले रहे हैं और वहाँ से ATP NADPH को बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है फिर स्टोमा को अलग किया है। यहाँ पे बोल रहा है कि स्टोमा में क्या हो रहा है, कि स्टोमा में क्या हो रहा है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है और शुगर का सिंथेसिस हो रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से लाइन पूछा हुआ है और अपने अनुसार इसका आंसर आपको देना है। अगर आपसे पूछेगा कि इज मैट्रिक्स स्टोमा इज अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टम, तो आपको यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना, स्टोमा लेमले एंड मैट्रिक्स स्टोमा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर विच टर्न्स फ्रॉम स्टार्च। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन कॉल्ड लाइट रिएक्शन। ये फॉर्मर बोला है, फॉर्मर किसके बारे में बोल रहा है ये, द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन कॉल्ड लाइट रिएक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट रिएक्शन भी बोल रहा है। तो ये पहला जो रिएक्शन हम यहाँ पे बता रहे हैं, ATP और NADPH बनाने वाला जो प्रोसीजर था, इसका बात कर रहा है। द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, यानी कि जो ग्लूकोज का सिंथेसिस है, जो शुगर का सिंथेसिस हो रहा है, उसके बारे में ये बोल रहा है। ये जो लेटर बोल रहा है ना, जो लेटर ये बाद वाला जो बोल रहा है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पहला वाला जो है वो लाइट पे डिपेंडेंट है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो लाइट पे डिपेंडेंट है लेकिन डायरेक्टली नहीं। इसीलिए बोला गया है सेकेंड वाला प्रोसेस में कि द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर द कॉल्ड कन्वेंशन बाय डार्क रिएक्शन, और जो पहला वाला है उसको क्या बोलते थे, लाइट रिएक्शन बोलते थे। तो यहाँ पे आपको लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को समझना पड़ेगा कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ना, उसका यूज करके ग्लूकोज का सिंथेसिस करना, स्टार्च का सिंथेसिस करना, ये होता है डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में देखते हैं कि लाइट रिएक्शन में कैसे हम ATP को बना रहे हैं, NADPH का सिंथेसिस कैसे करा रहे हैं लाइट का यूज करके, ये होता है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अंतर ये है, क्या डार्क रिएक्शन डार्क में होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डार्क रिएक्शन डार्क में होता है,
नहीं नहीं, डार्क रिएक्शन फिर क्यों नाम दिया गया उसे? क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इस कारण से यहाँ पे डार्क रिएक्शन इसको नाम दिया गया है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये जो फोटो दिया गया है, इस फोटो दिया गया डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ा सा जलेबी बना है, जलेबी किसका है? जलेबी किसका है? देखिए यहाँ पे जलेबी, देखिए ये जो डायग्राम में ये जो जलेबी बना हुआ है, जलेबी किसका है? ये डायग्राम में जो जलेबी है, जलेबी किसका है भाई? ये जलेबी है स्टार्च ग्रेन्यूल्स, यही स्टार्च ग्रेन्यूल्स है। ये छोटे छोटे शुगर यहाँ पे इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। देखिए ये भी क्या है? स्टार्च ग्रेन्यूल्स है। ये जलेबी के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए छोटा सा ये जो डब्बा है, ये छोटा बड़ा है, सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा वाला देखिए अलग है। सबसे छोटा वाले क्या है? जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा उसी को बोलते हैं राइबोसोम। जो सबसे छोटा 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 जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं राइबोसोम। और जो इसे जो बड़ा दिखाई दे रहा है, इससे बोलते हैं लिपिड ड्रॉपलेट। तो लिपिड ड्रॉपलेट क्या है? और जो स्टार्च ग्रेन्यूल क्या है, ये पता चल गया। बहुत अच्छा। अब देखिए कि ग्रेना, ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, ये है स्ट्रोमा, ये है राइबोसोम, ये है स्ट्रोमल लेमला। देखिए लेमला, ये लेमला का मतलब क्या होता है? जो दो ब्रिज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये स्टोमा में है, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है? ग्रेना है, ठीक है। ग्रेना क्या होता है? तो ग्रेना क्या होता है, ये बोलते हैं कि ग्रेना को बोलते हैं पाइल्स ऑफ थाइलाकॉइड या स्टेक्स ऑफ थाइलाकॉइड। स्टेक्स ऑफ स्टेक्स ऑफ थाइलाकॉइड, स्टेक्स ऑफ थाइलाकॉइड आर कॉल्ड ग्रेना। ग्रेना क्या है समझ गए? स्टोमा क्या है समझ गए? क्या क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गन है? हाँ डबल मेम्ब्रेन का ऑर्गन है। क्या क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास वो कैपेसिटी है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके पास कैपेसिटी है क्या बनाने का? इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन क्यों बोलते हैं और क्या बनाते हैं ये? कौन सा ऑर्गेनेल इनके पास स्पेशल होता है? क्या इनके पास प्लाज्मिड होते हैं? देखिए मैं कितना सारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या इनके पास प्लाज्मिड होते हैं? वो कौन सा ऑर्गेनेल स्पेशल है जो इनको सेमी ऑटोनोमस बनाता है? ये क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस क्यों बोलते हैं? और क्या क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है? हाँ डबल मेम्ब्रेन है। बहुत अच्छा। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा हूँ, इसका आंसर आपको खोजना है। जहाँ से खोजें मैं नहीं जानता, हो सकता है कि कमेंट में आंसर देना है तो दे सकते हैं, नहीं देने का मन है तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब देखिए मैं अगर हर एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, हर एक चीज़ मैं रिवाइज करा दूँ तो ये भी सही नहीं है। आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ है, एक चैप्टर से आपको 5 बातें जो हैं कम से कम खुद से खोजनी है, 10 बातें खुद से खोजनी है। खुद से खोजने से ही क्यूरियसिटी जागेगी आपके अंदर, आपका जो मेमोरी हो लॉन्ग टर्म में जाएगा, आप सीखेंगे चीज़ों को सही से। सीखना है हमें तो, याद करने के लिए रटने के लिए बहुत चीज़ें हैं ही, रटने के लिए 1000 ट्रिकें हो जाती हैं, लेकिन समझने के लिए सीखने के लिए आपको खुद से लगना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी को ऐसे डिकोड कर दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हो गया कंप्लीट, अब कुछ करना ही नहीं है। हाँ भले ही आपको लग रहा है कि हाँ दोबारा में देखने की ज़रूरत पड़ रहा है तो आप वैसे देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको एक बार खुद से पढ़ना भी पड़ेगा।
आपको हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो डायग्राम बना गया है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं इधर क्या है, लाइट का ऑब्जर्प्शन हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, देखिए दो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे ध्यान से देखिए, देख सकते हैं कि इधर जो क्या है, इधर का ग्राफ में क्या है और ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है, इधर में क्या है। तो तीन ग्राफ दिए गए हैं, 1 2 और ये 3, ABC। ये तीनों ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर सब में क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ किस में है, नैनोमीटर में। और जो वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस में अलग अलग ग्राफ में अलग अलग वेरी कर रहा है। पहला में क्या है, लाइट ऑब्जर्व। दूसरा में देख सकते हैं क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे मेजरमेंट हम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन का रिलीज होगा फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ज़्यादा होगा। कैसे भाई, कैसे, ऑक्सीजन ज़्यादा आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे ही, आगे जानेंगे ही चैप्टर में कि कैसे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा लाइट का ऑब्जर्प्शन। तो तीन ग्राफ दिया गया है और तीनों ग्राफ देखिए, तीनों ग्राफ देखिए क्या एक दूसरे पर ओवरलैप कर पा रहे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे लगभग लगभग लगभग, क्या यहाँ पे लगभग जो ग्राफ का जो पीक आ रहा है इस रीजन में आ रहा है 400 से, इस रीजन में देखिए यहाँ पे जो पीक है क्या इस रीजन में आ रहा है, सब लगभग सभी ग्राफ में। क्या पीक जो है इस रीजन में आ रहा है सभी ग्राफ में, क्या इसी रीजन में तो पीक है सभी ग्राफ में। ये चीज़ आप नोट कर पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे होंगे। तो पीक जो है वो विजिबल रेंज के दो रीजन में मैक्सिमम आ रहे हैं। एक जो रीजन है वो रेड वाला रीजन है और एक जो रीजन है वो ब्लू वाला रीजन है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन किन रीजनों में हो रहा है, तो या तो रेड में हो रहा है और ग्रीन में हो रहा है, ग्रीन में नहीं, रेड में हो रहा है और ब्लू रीजन में हो रहा है। इस बात को पता हो गया सबको, बहुत अच्छा। अब मैं यहाँ से जल्दी से इस पैरा को यहाँ पे पढ़ लेता हूँ और समझ लेता हूँ क्या क्या बातें दिया गया है। मैं याद करने के लिए बस यहाँ पे ग्राफ से मैं ये बता सकता हूँ कि जो यहाँ पे देखिए एम बना हुआ है ना, ऐसे एम बना हुआ ना, एम वो कैरोटीनॉइड का है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा पीक आ रहा है ना, क्लोरोफिल बी का है। और ये वाला जो क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए का जो मैक्सिमम पीक है ना, वो मैक्सिमम पीक यहाँ पे देखिए रेड रीजन में आ रहा है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ब्लू वाला रीजन है, कैसे पता चला कि ब्लू वाला रीजन है, वेवलेंथ से पता चला कि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू का ही होता है। तो ब्लू वाले रीजन में यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू वाले रीजन में मैक्सिमम पीक किसका आ रहा है, क्लोरोफिल बी का आ रहा है। और रेड वाला रीजन में मैक्सिमम पीक किसका आ रहा है, क्लोरोफिल ए का आ रहा है। तो क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम पीक रेड वाला में आता है। तो आप यहाँ से अगर लेबलिंग के लिए आपके पास आएगा कि किसका लेबलिंग क्या है, तो जिसमें एम बना होगा, देख सकते हैं एम बना होगा, क्योंकि कलरफुल डायग्राम नहीं आता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाएगा डायग्राम और पूछा जाएगा कौन सा क्या है, मैच ऑफ द कॉलम। तो आपको यहाँ पे मैच करना पड़ेगा, कैरोटीनॉइड से मैच करना पड़ेगा, जिसमें एम बना हुआ है कैरोटीनॉइड है। क्लोरोफिल बी में यहाँ पे देख सकते हैं हाईएस्ट पीक आ रहा है। और क्लोरोफिल ए का देखिए कि क्लोरोफिल ए का रेड वाला रीजन में हाईएस्ट पीक आ रहा है। ऐसे भी दो पता चल जाएगा, तो एक तो ऐसे ही पता चल जाएगा, बहुत अच्छा। अब कुछ कुछ बातें हैं, उस बातों को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या क्या बातें हैं और उनको आप सुनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लुकिंग एट, यहाँ पे देखिए लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मैनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स इवन इन सेम प्लांट्स। आप पत्ते को ध्यान से देखते होंगे कि एक पत्ता जो है वो पूरा का पूरा ग्रीन है, डार्क ग्रीन है,
कोई लाइट ग्रीन होता है, कोई और भी कम ग्रीन होता है। जो शुरुआत में जो पत्ते आते हैं एकदम काफ़ी लाइट ग्रीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या आपके मन में सवाल आया? ये एनसीईआरटी पूछ रही है आपसे, तो आंसर आप ही को देना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट पार्ट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से हम लोग अलग अलग शेड को पहचान सकते हैं और डिटेक्शन करना है। अगर आपको प्लांट के पिगमेंट को डिटेक्शन करना है कि कहाँ पे क्लोरोफिल ए है, कहाँ पे क्लोरोफिल बी है, कहाँ पे ज़ैंथोफिल है, कहाँ पे कैरोटीनॉइड है, अगर आपको डिटेक्ट करना है तो डिटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट मेथड है वो बेस्ट मेथड होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी डिटेक्शन के लिए बहुत बेस्ट मेथड है और इस मेथड का यूज करके यहाँ पे हम लोग क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड को हम लोग यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं? अलग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे अगर ब्राइट और ब्लू शेड आ रहा है क्रोमेटोग्राम पे ब्राइट और ब्लू शेड आ रहा है, जहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है? क्लोरोफिल ए है। जहाँ पे येलो ग्रीन शेड आ रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे? वहाँ पे क्लोरोफिल बी है। और जहाँ पे केवल और केवल येलो आ रहा है तो हम लोग क्या समझेंगे? क्लोरोफिल, वहाँ पे ज़ैंथोफिल है। तो येलो ग्रीन जहाँ पे आ रहा है, तो येलो ग्रीन जहाँ पे आ रहा है हम लोग क्या समझेंगे? ये क्या है? क्लोरोफिल बी है। अब बोलेगा ब्राइट और ब्लू ग्रीन, तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन, तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन जहाँ पे आ रहा है तो हम क्या समझेंगे? इस पे क्लोरोफिल ए है। और पूरा का पूरा येलो है तो हम क्या समझेंगे? ज़ैंथोफिल है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे बगल में ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ज़ैंथोफिल। तो ए में आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है ब्राइट ब्लू ग्रीन, ठीक है। बी में आपको क्या लिखना है? बी में आपको लिखना है येलो ग्रीन। और ज़ैंथोफिल में क्या लिखना है आपको? येलो लिखना है। ये छोटी बातें हैं, यही बातें रटनी है आपको। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर में लिख देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, कलर समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा। कलर समझ में आ रहा होगा तो आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक क्या कहते हैं? आगे के टॉपिक ये कहते हैं कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये अलग अलग पिगमेंट का जरूरत क्यों पड़ा? क्यों जरूरत पड़ा भाई? क्यों अलग अलग प्रकार के पिगमेंट हैं? क्यों भाई, क्यों अलग अलग प्रकार के पिगमेंट हैं? बता सकते हैं आप? और एक पिगमेंट तो यहाँ पे छूट ही गया था। अरे भाई, ये ज़ैंथोफिल वाला छूट गया था भाई, नहीं ये कैरोटीनॉइड वाला छूट गया था। कैरोटीनॉइड का कलर देखिए कैसा है, येलो से लेके येलो ऑरेंज तक है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड 4 प्रकार के पिगमेंट हैं। और 4 प्रकार के पिगमेंट है, 4 प्रकार के पिगमेंट है, 4 प्रकार के पिगमेंट हैं। 4 प्रकार के पिगमेंट में एक प्रकार का पिगमेंट है वो छूट गया था, कैरोटीनॉइड वाला। कैरोटीनॉइड वाला का क्या होता है? येलो टू और येलो ऑरेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अलग अलग पिगमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो पढ़ के दे सकते हैं। ऐसे अनठेकानी तो दे नहीं देंगे, तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं फिर।
यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू ऑब्जर्व लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स क्या होते हैं भाई? पिगमेंट्स आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू ऑब्जर्व लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। बहुत अच्छा। यानी कि पिगमेंट वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि लाइट को ऑब्जर्व करते हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? क्या आप गेस कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? तो यस, बता सकते हैं। तो आपको बताना होगा कौन सा मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है पूरा वर्ल्ड में। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आ रहा था कुछ कुछ ऐसे भी क्राइसोफाइट्स थे, कुछ कुछ ऐसे डाइनोफ्लेजलेट्स थे जो कि फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे। जब आप प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अलगा पे पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे अलगा पढ़ रहे होंगे, और अलगा में कुछ कुछ अलगा ऐसे थे जिनमें क्लोरोफिल ए पाया जा रहा था, कुछ में बी पाया जा रहा था, कुछ में सी पाया जा रहा था, लेकिन सब भी अलगा में क्लोरोफिल ए था वो कॉमन था। तो यहाँ से आपको आंसर मिलता है कि मोस्ट अबंडेंट जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। वाह, बहुत अच्छा। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और इस टॉपिक के बाद लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब हम लोग समझ रहे हैं वीबग्योर। वीबग्योर का मतलब क्या होता है? वीबग्योर का मतलब होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या आपको पता है कि ये जो ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइट को, जो वीबग्योर ये जो लाइट है ना, वीबग्योर ये सनलाइट है, इसमें सभी में 7 कलर होते हैं। पता है आपको? ये बात आपको समझना पड़ेगा। किसी का कलर अगर ग्रीन है तो ग्रीन नहीं है, वो ग्रीन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ग्रीन को छोड़कर उसमें सभी के कलर, बाकी के सब कलर हैं। तो ग्रीन का रिफ्लेक्शन है वो, और बाकी सब कलर को ऑब्जर्व कर ले रहा है। किसी का कलर अगर ब्लैक है तो ये समझना कि ब्लैक जो कलर है उसमें सभी के सभी कलर ऑब्जर्व करने की क्षमता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर पत्ता का कलर ग्रीन है तो ग्रीन नहीं है, एक्चुअली वो ग्रीन को तो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ग्रीन को छोड़कर बाकी सब है वो। ये बात आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है कि नाउ लुक एट फिगर 11.3 बी। 11.3 को बी, क्या बी जो टॉपिक है इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट। किस वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रहा है? क्या 400 पे हो रहा है, क्या 700 पे हो रहा है? भाइयों और बहनों, यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस पे हो रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल कौन सा रीजन में सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस रीजन में देखिए, इस रीजन में कितना ज़्यादा है, इस रीजन में देखिए एरिया से आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। इसका एरिया ज़्यादा है कि इसका एरिया ज़्यादा है? ज़्यादा एरिया इसका लग रहा है ना। तो आप लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो ब्लू वाले रीजन में है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विद द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कहाँ पे हो रहा है? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरोफिल ए कहाँ पे हो रहा है?
मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए कहाँ पे हो रहा है? कुछ लेबल दिखाई दे रहा है आपको? ये लेबल दिखाई दे रहा है आपको? ये लेबल दिखाई दे रहा है आपको? ये मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, ये बात आपको पता चल गया अब? बहुत अच्छा। अब यहाँ पर बोला गया है कि मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, तो एक तो ब्लू में हो रहा है और रेड रीजन में हो रहा है। लेकिन ब्लू और रेड में भी पूछेगा तो मैक्सिमम ब्लू में हो रहा है, ब्लू और रेड में पूछेगा तो मैक्सिमम ब्लू में हो रहा है। अगर ऐसे बोलेगा ब्लू और रेड तो दोनों ऑप्शन चले जाएंगे। बहुत अच्छा। यहाँ से देखें, हेन वी कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। और यहाँ से बात बता दी है कि क्लोरोफिल ए जो है क्या है, चीफ पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है। अब ये ग्राफ को आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। आगे यहाँ पे थोड़ा सा पैरा बचा हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट है, और बाकी जो ए क्या है, नेसेसरी पिगमेंट है, और बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हैं, एक्सेसरी पिगमेंट है। तो पिगमेंट पूछेगा कि मेन पिगमेंट क्या है प्लांट में, तो क्लोरोफिल ए क्या है, क्लोरोफिल ए। बाकी सब एक्सेसरी हैं, बाकी सब एक्सेसरी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि बाकी पिगमेंट का काम क्या है? तो बाकी पिगमेंट का काम क्या है कि वो एनर्जी को ट्रांसफर करके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देंगे। और बाकी सब पिगमेंट का ये भी काम है कि फोटो ऑक्सीडेशन से बचाना है उनको। जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगा तो क्लोरोफिल ए को बचाना है। तो बाकी सब पिगमेंट आलतू फालतू का नहीं है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए को काम करने में सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए को बोला जाता है चीफ पिगमेंट। और बाकी सारे पिगमेंट भी रहेंगे ना, तो क्लोरोफिल ए जो है, मान लीजिए क्लोरोफिल ए जो है जितना वेवलेंथ का लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो बाकी सारे पिगमेंट होंगे तो उनको तो और कंट्रीब्यूट ही तो करेंगे बाकी और ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व करने में। तो ये बात इस पैरा में लिखा गया है, इस पैरा को आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, आप लोग समझ रहेंगे। यहाँ पे जो ग्राफ आगे में दिया गया है, टुगेदर शो that the most of the photosynthesis take place in the blue and red region of the spectrum. Some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visual spectrum. Let us see how this happens. Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigment like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoid which are called accessory pigment. तो एक्सेसरी पिगमेंट यहाँ पे क्या क्या हैं? एक्सेसरी पिगमेंट क्या क्या है यहाँ पे? अरे भाई बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब क्या हैं? एक्सेसरी पिगमेंट हैं। और मेन पिगमेंट यहाँ पे क्या बताया था? क्लोरोफिल ए को बताया था। ये सब के सब क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? क्लोरोफिल ए पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है ऑब्जर्व कर पाता है, बहुत सारा वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व कर पाता है, और फोटो ऑक्सीडेशन से भी तो बचाता है। क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्शन भी तो दे रहा है। ये आलतू फालतू का पिगमेंट थोड़े हैं, सबका रोल है, सबका रोल है। बहुत अच्छा। और यहाँ तक ये चैप्टर जो है अब समाप्त करते हैं, मतलब चैप्टर समाप्त नहीं करते हैं, टॉपिक समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन, ये टॉपिक से स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम टू प्रोडदा।